हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्डन कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा थ्योरी इलेक्ट्रिसिटी का। और ये जो चैप्टर है ये हमारा 7 मार्क्स का है। तो यहाँ से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अगर मैं आपको मॉडल पेपर बताऊंगा तो वो भी चैप्टर क्या था, 7 मार्क्स का ही था मॉडल पेपर में भी। और जो आपका प्रिपरेटरी एग्जाम है तो वहां से भी क्या है, 7 मार्क्स का ही आया था। तो इतना ही फर्क है कि जो मॉडल में आया था ना आपके, तो मॉडल में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। जहाँ पे 4 था ना वहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। ये जो है पैटर्न प्रिपरेटरी का है। प्रिपरेटरी में 1, 2, 4। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, आराम से 7 मार्क्स लेते हैं। 1 घंटे के अंदर आपका आराम से पढ़ना होता है बेटा। 1 घंटा बहुत हो गया समझने के लिए, आप ऑलरेडी पढ़े हैं। मैं सिर्फ जो भी मेरे नजर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं आपको पेपर बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आए थे। तो यहाँ पर हम 1 मार्क्स की बात करेंगे। अगर 1 मार्क्स की बात करेंगे तो 1 मार्क्स में जो आपको क्वेश्चन आया था ना, तो वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आया था, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया था। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स, द पावर ऑफ द मोटर इज। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। यस, नेक्स्ट। और एक 1 मार्क्स कितने आया, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे 2 मार्क्स कवर हो गए। और 2 मार्क्स के अंदर एक प्रॉब्लम आया था बेटा, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance in 40 is 40 ohm and conductor of 8 ohm resistance are connected in series to 12 volt battery in an electric circuit. Calculate the total resistance of the circuit and the current flowing through the circuit. ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो 2, 3, y ऑब्जेक्टिव 4। और लास्ट में आपका इसमें देखो, यहाँ से एक आया था 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, एक बहुत इजी था। क्या था क्वेश्चन में, देख लो अच्छे से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। कितना इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से तुम 7 मार्क्स आराम से ले सकते हैं, टेंशन नहीं है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट 5 मार्क्स का पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम 2 मार्क्स के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो नया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए अपलोड नहीं कर पाया। तो ठीक है, आज कर लो, अभी आपके पास टाइम है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री आपका होगा शायद, तो आज फिजिक्स ही कर लो फुल डे, ठीक है। तो प्रिपरेटरी के भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो पता है। तो चलो वही बता ले ही लेता हूँ। देखो यहाँ पर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था फर्स्ट, द मटेरियल यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आंसर क्या था बेटा इसका, टंगस्टन था। 1 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स के लिए देखो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया अगेन, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 watt operates 8 hours a day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at rupees 5 per 1 किलो watt hours, ठीक है। कुछ इस टाइप से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। और आपका रहेगा नेक्स्ट 4 मार्क्स के लिए कुछ इस टाइप से। देखो यहाँ पर, ओम्स लॉ मेंशन द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, देन पुट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये आ गया आपका, सॉरी यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया ना। तो लगभग प्रॉब्लम आपके 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है बेटा। अगर हम ये प्रिपरेटरी से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 2 मार्क्स का प्रॉब्लम आया है और इसके अलावा यहाँ पर एक 2 मार्क्स का प्रॉब्लम आया है, यहाँ पर एक 2 मार्क्स का प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है, समझ के तुम एज्यूम कर लो, ठीक है। तो देखना क्या होता है, पेपर किस टाइप से आता है, मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ थ्योरी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देख लो, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपका, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे मैं वही आपको बताऊंगा। तो पहले फर्स्ट देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट अगर एग्जाम में क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो आपको जस्ट इतना लिखना है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी कंटिन्यूअस में रहना, वो कंटिन्यूअस में रहना, हमेशा ऐसा चलते ही रहना, कंटिन्यूअस में ही रहना। और क्या उसका जो पाथ है क्या रहना, क्लोज रहना। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। जस्ट आंसर याद कर लो। हाँ, स्विच किसको बोलते हैं बेटा, जो भी हमारा सेल और बल्ब है उसके बीच में जो भी हम एक लिंक बनाते हैं ना, तो वो लिंक को हम बनाने को क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं बेटा। यानी कि मेक कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड द बल्ब। याद रख लो, सेल और बल्ब के बीच में जो भी हम एक लिंक बना रही, वो लिंक को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्विच बोलेंगे, ठीक है। तो याद रख लो, मेक्स कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड द बल्ब। उसके बाद आपको पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जो फ्लो हो रहा है एक रेट के हिसाब से, तो उसको बोलेंगे बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर जो आई है वो क्या हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, और जो क्यू है वो क्या हमारा चार्ज है, जो टी है वो क्या हमारा टाइम है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो आपको लिखना है एम्पियर,
क्या लिखना है, एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अगर आपसे कोई पूछा तो 1 एम्पियर में क्या रहता है बेटा, 1 एम्पियर में 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, याद रख लो। एम्पियर के साथ में क्या है बेटा, कूलम और सेकेंड, ये कूलम है बेटा। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है बेटा, ये जो चार्ज का है ना, ये चार्ज का जो एसआई यूनिट क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है बोले तो आपको क्या लिखना है, कूलम, इसको बोलती है हम सी, याद रख लो। हाँ, चार्ज का एसआई यूनिट को पूछा तो आपको लिखना है कूलम, तो याद रख लो। और जो टाइम का है बेटा, टाइम का क्या लिखते हैं, सेकेंड, टाइम का क्या है बेटा हमारा, सेकेंड, याद रख लो। टाइम आया तो सेकेंड, चार्ज आया तो कूलम। और ये जो करंट आया, आई मतलब क्या है, करंट, तो करंट का क्या लिखते हैं बेटा तुम, एम्पियर। करंट आया, आई आया, जहां पर भी आई आया तो आपको याद रखना है ए को, जहां पर भी क्यू आया तो आपको याद रखना है सी को, जहां पर भी टी आया तो आपको याद रखना है एस को। क्लियर टू यू, ये 3 चीजें याद रखो क्योंकि ये प्रॉब्लम के अंदर बहुत ही काम को आएंगे, ठीक है। करंट आया तो एम्पियर, चार्ज आया कूलम, टाइम आया सेकेंड। क्लियर टू यू, यस। नेक्स्ट ये याद रख लो, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, 1 कूलम में, ठीक है। अब यहाँ पर एमीटर, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमीटर क्या है बेटा हमारा, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो एमीटर एक ऐसा आला है, एमीटर एक ऐसा आला है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं बेटा। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के वास्ते इसको यूज करते हैं, किसको, एमीटर को, ठीक है। और इन अ सर्किट, तो ये जो हमेशा जो सर्किट में क्या रहता है, कनेक्टेड सीरीज में रहता है बेटा, कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि सीरीज के अंदर क्या है, एमीटर होता है बेटा, याद रख लो। हम इन अ सर्किट इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज याद रख लो। एमीटर क्या है, सीरीज के साथ कनेक्टेड है। कभी कभी ऑप्शन के अंदर पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छे से याद रख लो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी अभी हम देख रहे थे मॉडल में किस टाइप से क्वेश्चन आया था, तो आपको अच्छे से, इसमें कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन बहुत ईजी आया था। क्या क्वेश्चन था बेटा मॉडल में, देखो अच्छे से हम मॉडल भी साथ साथ करते जाएंगे तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। याद रख लो, अगर जो भी जितना भी वर्क डन है ना, जितना भी वर्क डन है वो क्या है, एक मूविंग अ यूनिट चार्ज में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में, याद रख लो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द मूविंग, तो याद रख लो ये क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर लिखना था मैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V है, W मतलब वर्क डन जो भी है, Q मतलब क्या बेटा, चार्ज। तो याद रख लो, अच्छे से आपको याद रखना है एक चीज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, तो जितना भी तुम्हारा अमाउंट है वर्क का, वो एक यूनिट चार्ज से फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो याद रख लो, सिंपल है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट क्या है हमारा, V, तो जहां पर भी आपको आया V आया तो आपको लिखना है V ही, तो जहां पर भी वर्क आया तो वहां पे लिखना है जूल, अभी आगे आगे देखेंगे प्रॉब्लम में आपको समझाऊंगा मैं। और जहां पर Q आया तो आपका लिखना है C, प्रॉब्लम के अंदर V के साथ में V चाहता है बेटा, V अगर ओल्ड है तो आंसर भी उसका बाद में V ही आता है। V मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और एक V का मतलब क्या है, ओल्ड भी है। तो जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है V बोलकर दिया तो आंसर में क्या है, आपको V ही लिखना है। अगर आपको V फाइंड करो बोला, अगर W फाइंड करो बोला तो जो लाएगा, अगर Q मालूम करो बोला तो आपको आ जाएगा C, ठीक है। आई थिंक आपको प्रॉब्लम के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो देख लो, मैं फिर भी थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, 1 वोल्ट में 1 जूल बाय 1 कूलम, याद रख लो। 1 वोल्ट में क्या कर रहा था हमारा, 1 जूल बाय 1 कूलम। मैं आपको बोला था जहां पर भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है, V के साथ में क्या आना, V। अगर तुम्हारा वर्क डन आया तो किसको याद रखना, तुम जूल को याद रखना। अगर चार्ज आया तो आपको याद रखना है कूलम को, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, अब एक देखो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा हम, नेक्स्ट पॉइंट, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। क्लियर टू यू, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल के साथ में कनेक्टेड है, और एमीटर हमारा किसके साथ में कनेक्टेड है बेटा, सीरीज के साथ में कनेक्टेड था। एमीटर किसके साथ में कनेक्टेड था बेटा, सीरीज के
साथ में हमारा कनेक्टेड था। तो आपके मॉडल में क्या क्वेश्चन आया था बेटा? मॉडल में क्वेश्चन ये आया था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको क्या लिखना था? आया तो आपको लिखना है ये चीज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अब यहाँ तक आंसर लिखे। यहाँ पर क्या है? अब यहाँ तक आंसर लिखे, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको यहाँ से इतना लिखना है, क्या? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या बोले? व्हाट इज द एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो एसआई यूनिट क्या है आपका? एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमारा? ओल्ट। ओल्ट लिखना है। अब अगेन क्या दिए? नेम द डिवाइस यूज मेथड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओल्ट मीटर, ये जो किसके अंदर आया हमारा ओल्ट मीटर, ये ओल्ट मीटर में आता है पोटेंशियल डिफरेंस में। तो आपको लिखना है ओल्ट मीटर। तो इतने इतने इजी रहते हैं, एग्जाम में बंडल लिखकर आना नहीं रहता। जो भी तुम्हारे की पॉइंट है यहाँ पर, जो भी जब तुम आंसर रखते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ मीनिंग रहना बेटा। जो वैसा फालतू फालतू लिख कर है, पेपर भरा कर है, ये ना तो सोशल है और ना ही हिंदी है, हाँ, भराने के लिए। ठीक है, ये है फिजिक्स बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जितना हो सके बंडल नहीं चलेगा आपका। हाँ, जितना भी है क्या लिखना है वो हिसाब से लिख लो। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हम। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सिंबल भी थोड़े हैं, मैं जहां तक मेरे को लगता है कि यही इंपॉर्टेंट है इसमें से, तो यही क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो सारे भी आप देखकर जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिंबल देखो हमारा बैटरी। बैटरी क्या है बेटा? दो सेल, एक से ज्यादा सेल मिलने के बाद हमारा बैटरी, ये समझो कि क्या हमारा एक, ये क्या है बेटा? हमारा एक सेल है। तो ऐसे एक से ज्यादा सेल को जब हम ज्वाइंट करते हैं, मतलब मिलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? बैटरी। तो रेजिस्टेंस, ये अच्छे से याद करो, ये रेजिस्टेंस है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस आंदा है या रियोस्टेट आंदा है, तो आपको ये याद रखना है। और वोल्ट मीटर क्या है बेटा? हमारा बीच में वी डालना, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, एमीटर भी सेम है, बीच में ए डालना, इधर प्लस और माइनस। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इंपॉर्टेंट है। स्विच ओपन रहा तो अंदर खुला छोड़ दो, स्विच क्लोज रहा तो अंदर बटन डाल के साइड से लगाना। ठीक है, इजी है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ गया हमारा ओम्स लॉ। क्या गया बेटा हमारा? नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो हम देख लेंगे अच्छे से, तो उससे पहले हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे ना, देखेंगे, जरूर देखेंगे। क्या बेटा क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में है स्टेट ओम्स लॉ है, ओके। मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड्स हैं रेजिस्टेंस में, ये अच्छे से देखना है। तो देख लेंगे कि इसका आंसर किस टाइप से हमको लिखना है। ठीक है, तो देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है हमारा? इट स्टेट दैट, मैं जैसा लिख रहा हूँ ना वैसा ही लिखो एग्जाम में, सिस्टमेटिक। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये क्या है? ये क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट देखो, याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ग्राफ इतना आपको लिखना है, बट आपको बाद में यहाँ तक ये दो लिखना है। अगर आप ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ये भी लिख चलते हैं, तो आपको यहाँ तक लिखना है क्या? ओम्स लॉ। यहाँ पर क्या बोला? सिर्फ ओनली स्टेट ओम्स लॉ बोला है ना, तो आपको इतना स्टेट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वेयर आर इज कांस्टेंट। अगर ये जो रेजिस्टेंस है ना, अगर वो कांस्टेंट रहा तो वो एक क्या है कि मेटालिक वायर का है। मेटल्स बोलते हैं ना, मेटालिक, जो मेटालिक वायर रहता है जिसके अंदर मेटल का इस्तेमाल कर वायर बनाते हैं, वो मेटालिक वायर, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? रेजिस्टेंस। ऐसा लिखना नहीं है रेजिस्टेंस में, जब वो वायर है वो क्या है हमारा? रेजिस्टेंस। वो कैसे? देखो, अब ये जो दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। ये कौन सी वायर है? ये एक मेटालिक वायर है। तो कभी कभी क्या है, हमसे ओम्स लॉ का सर्किट पूछ लेता है, तो ये ओम्स लॉ सर्किट है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्या है ये? ओम्स लॉ सर्किट है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ओम्स लॉ सर्किट पूछ लेता है तो याद रख लो, स्टेट ओम्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ पूछ सकता है, नहीं तो ड्रा दी सर्किट ऑफ ओम्स लॉ भी पूछ सकता है 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? देखो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो गया। आप क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा ओम्स लॉ क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक कि क्या हमारे सिर्फ ओम्स लॉ है। ठीक है, अभी आगे भी क्वेश्चन है, समझ रहे ना मेरी बात? तो देख लो आगे क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस के अंदर पूछा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स बोले। तो अब यहाँ पर देखो,
रेजिस्टेंस देंगे सिर्फ, व्हाट इज रेजिस्टेंस पे कराया क्वेश्चन, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, या द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है जिसके अंदर हम करंट फ्लो करते हैं ना उसको बोलते हैं बेटा हम कंडक्टर, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, याद रख लो। एसआई यूनिट इज ओम। देखो ध्यान रखो, रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टिविटी अलग है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, जहां पर रेजिस्टेंस आया तो आपको क्या रखना है, ओम। तो जहां पर भी आर आया तो याद रखना है आपको ओम को। समझ रहे, समझ रहे बात मेरी, याद रखो अच्छे से। तो अब 1 ओम के में क्या बेटा, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, किसका 1 ओम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 वोल्ट 1 एम्पियर। अगर आपसे कोई पूछा 1 ओम इंटू 1 एम्पियर क्या होता है, तो आपको लिखना है 1 वोल्ट। इसमें 3 फार्मूला बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, 3 बन सकते हैं। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ये क्वेश्चन था ना प्रीपेपर में आपके, क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन में, मेंशन द फैक्टर्स, मेंशन द फैक्टर, किसके किसके फैक्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो यहाँ पर देख लो जो हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, तो यही क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर लिखना क्या था, फर्स्ट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्स प्रोपोर्शनल, देन नेचर ऑफ मटेरियल्स और टेम्परेचर, ये 4 आपको अच्छे याद रखना, जिसके फैक्टर्स हैं कंडक्टर डिपेंड्स के। 4 फैक्टर्स है, एक है लेंथ जो कैसा रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसको हम ए बोलते हैं वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, नेचर ऑफ मटेरियल्स और टेम्परेचर्स, ये 4 अच्छे से याद करके जाइए, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप तो देखते हैं प्रीपेपर में आया था, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन और में है, अगर आप ए लिखे, यहाँ का ए लिखे और इसका बी लिखे तो आपको 0 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए या है तो ये दोनों को टच कर लो, या ये दोनों, ये कर ये प्रॉब्लम करे तो नहीं चलता बेटा, ठीक है, समझ रही, ये प्रॉब्लम कर ये स्टेटमेंट लिखे तो भी नहीं चलता। लिखना है तो आपको ये ए बी सेलेक्ट करना, नहीं तो ये ए बी करना, दोनों में से कोई तो एक को उठा लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ, मैं आपको बोला था अभी जस्ट, क्या ये जो आर है, ये आर क्या बेटा, आर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये क्या है, लेंथ है, लेंथ रहा तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया है तो क्या है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा डिवाइड में आ गया है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे में मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द है, इनवर्सली, ऐसा डिवाइड में आता तो क्या है इनवर्सली हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया हम रेजिस्टेंस, ये हमारा रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय ए। तो यहाँ पर रो इज कांस्टेंट कॉल्ड इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर जो रो है ना, ये जो रो है, जो पी रहता है ना, ये पी ऐसा छोटा पी लेकर इसके पीछे थोड़ा सा ऐसा कर लो, हाँ, तो ये रो बन जाएगा, ठीक है। तो रो इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। तो याद रख लो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, मैं आपको बताता, रेजिस्टिविटी अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, ओम, ओम क्या क्या आपको मीटर लगाना है, और रेजिस्टेंस का क्या है बेटा, हमारा जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का क्या है, देखो कहाँ पर गया भाई साहब, 1 मिनट देख लो, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस क्या था हमारा, सिर्फ ओनली ओम था, मीटर नहीं था। रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टिविटी देखना, TIVIT जो रेजिस्टिविटी आता है ना वो देख लो, ये रेजिस्टेंस है, ओम था। तो यहाँ पर क्या था बेटा हमारा, रेजिस्टिविटी था, तो इसलिए क्या लिया ओम मीटर। तो 2 पॉइंट्स याद रख लो, द मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स। इसके अंदर क्या है, बहुत ही लो रेजिस्टिविटी है, किसमें, मेटल्स और अलॉयज में, यानी कि धातु एंड कच धातु से कुछ बोलते हैं ना, धातु जो भी है, याद रख लो, मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, गुड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अलॉयज आर यूज्ड रेदर देन प्योर मेटल्स इन हीटिंग डिवाइस। हीटिंग डिवाइस में देखो, हीटिंग डिवाइस अगर बात होती है आपकी तो आपको ये याद रखना है, किसमें, हीटिंग डिवाइस में। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज आर हायर देन दैट ऑफ द मेटल्स, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज आर हायर देन दैट ऑफ मेटल्स। अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, मतलब जो अलॉयज हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये देख लो अच्छे से 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे हम किसमें, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, काम आएगा हमारे। तो देख लो,
द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर्स ड्यू टू द विच इज अपोज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो भी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की वो क्या है, अपोजेस अ फ्लो ऑफ करंट, जो भी करंट है उसके अपोज में रहना फ्लो ऑफ द, तो उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी मतलब क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जहां पर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात होती है किसमें, रेजिस्टिविटी के अंदर। अगर इसका द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम है तो इसे क्या रहेगा हमारा, ओम मीटर रहेगा, ठीक है, उतना ही। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया क्रॉस ऑफ सेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। बट ये द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया, मतलब ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं रहता कौन, रेजिस्टिविटी। और लेंथ और एरिया के ऊपर जो डिपेंड है तो वो कौन है हमारा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देख लो ये भी डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो अब देखेंगे हम नेक्स्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट दो सर्किट हैं, अच्छे से देख लो। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। अगर आपको सीरीज का पूछा तो देखो रजिस्टर्स इन सीरीज, तो ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोला तो आपको ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये डायग्राम रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लेंगे, तो देखो डिफरेंस क्या है। द रजिस्टर्स आर जॉइंट एंड टू एंड, मतलब जो द रेजिस्टेंस मतलब जो सीरीज है वो क्या है, रजिस्टर्स है वो आर जॉइंट एंड टू एंड, मतलब देखो कैसा जुड़े हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्या है ना, एंड टू एंड है कौन, सीरीज के अंदर। बट आप इसमें देखो द रजिस्टर्स आर जॉइंट वन बिलो द अदर, देखो एक के ऊपर एक, इसके इसके नीचे नहीं, मतलब वन बिलो, ऐसा है ना, ये ऐसे में रहता है किसमें, पैरेलल सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट, द करेंट इन ऑल रजिस्टर्स इज द सेम वोल्टेज वेरीज, मतलब जो जो सीरीज है उसके अंदर जो वोल्टेज रहता है हमारा कैसा रहता है बेटा, करंट कैसा रहता है उसमें, सॉरी करंट कैसा रहता है, सेम, वोल्टेज वेरीज रहता है, ठीक है। और इसमें द वोल्टेज इन ऑल रजिस्टर्स इज सेम, करंट वेरीज। तो याद रखो इसके अंदर देखो पैरेलल के अंदर क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है और करंट क्या रहता है, वेरीज रहता है। और इसमें सीरीज में करंट क्या रहता है, करंट क्या रहता है, सेम रहता है, बट वोल्टेज क्या रहता है, वेरीज, अपोजिट में है सब, हाँ। नेक्स्ट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज मोर इन सीरीज, जहाँ भी जितना भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसमें रहता है, सीरीज में रहता है ज्यादा। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज मोर इन पैरेलल। दोनों पॉइंट सेम ही दिख रहे हैं ना, कुछ डॉट हो ना, सब बराबर बराबर, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में है, यहाँ पर पैरेलल में, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, देन ये हमारा डिवाइड में आता है 1 बाय इनवर्स में, 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर पूछ लो तो पूछ सकता है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन, तो आपको लिखना है इन सीरीज सर्किट इफ वन कंपोनेंट इन सीरीज सर्किट फेल देन रिमेनिंग कंपोनेंट्स इन सर्किट फेल बिकॉज द सर्किट हैज बीन ब्रोकन। अगर याद रख लो इन अगर सीरीज सर्किट में अगर उसमें से कोई भी एक कंपोनेंट अगर फेल यानी कि खराब हो जाता है तो बाकी जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं ना उसके अंदर वो सारे सब फेल हो जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या है वो सर्किट टूट जाएगा, बी ब्रोकन, वो टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड हीटर टुगेदर इन सीरीज, मतलब सीरीज के अंदर हम ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम बल्ब और हीटर को एक साथ में लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, एज इट नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। अगर जरूरत के हिसाब से क्या है हमको अलग अमाउंट ऑफ करंट पर होना चाहिए, ठीक है। तो याद रख लो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड हीटर टुगेदर इन सीरीज एज इट नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। तो ये अच्छे से डिसएडवांटेजेस याद रख लो, पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारा, अभी ओम्स लॉ हो गया ना, तो अब देखेंगे हम जोल्स लॉ। देख लो जोल्स लॉ में आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में एग्जाम में क्या आता है, देखो ओम्स लॉ देखे हम उसका, ये भी देख लिए, प्रॉब्लम तो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखो स्टेटमेंट जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी देखे, और यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जोल्स लॉ देखेंगे, स्टेट यहाँ पर क्या है, जस्ट जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग थी क्योंकि थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर क्या था, स्टेट ओम्स लॉ, जो ये क्या है 102 लाइन का ही है, आराम से लिख सकते हैं। जोल्स लॉ के अंदर 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, किस टाइप से आपको लिखना है, देखो इस टाइप से लिखना है। जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट अगर आया आपको क्वेश्चन ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है आपको, द हीट इज प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर्स इज, क्या याद रखना है आपको, फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जैसा ये आई स्क्वायर है ना, आई का मतलब क्या है, करंट है,
तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर याद रखना, तो याद रखना यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, आई स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट, जो भी तुम्हारे पास करंट था, गिवन करंट था ना, तो उसके साथ में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है, तुम इनटू आर। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो रहा था ना, तो उसके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हमारा टाइम भी है, तो टी लगा देना, ठीक है। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखना है, ऐसा ऐसा लिखना है, सेम स्टेटमेंट ऐसा लिखना है, याद रखो अच्छे से। द हीट इज प्रोड्यूस, ये क्या हमारा हीट प्रोड्यूस हो गया, हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस, तो पहले फर्स्ट क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में हो रहा है। नेक्स्ट उसके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अंदर सॉरी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट, जो करंट था उसके साथ में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टाइम कैसा है, फॉर विच द करंट, करंट कैसा हमारा ये, विच द करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस के अंदर, तो उसमें साथ क्या हमको टाइम भी लगा देना, ठीक है। तो अच्छे से ये याद रख लो, इतना आपको लिखना है, जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्लियर टू यू, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर कोई पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बल्ब और फ्यूज के बारे में लिखना है, ठीक है। तो याद रख लो, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इट कंटेन्स फिलामेंट विच इमिट्स लाइट दैट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 सेल्सियस पे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन आया था, तो टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट एंड इट इज फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ फिलामेंट। तो जो भी हमारा देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन आया था एग्जाम में, द मटेरियल यूज द फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब इज टंगस्टन, आया था ना मार्क्स के लिए, आया तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, इतना लिख सकते हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो याद रख लो, इट कंटेन फिलामेंट विच इमिट्स लाइट दैट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्या है बेटा हमारा 3380 सेल्सियस। द टंगस्टन इज यूज फॉर फिलामेंट एंड इट इज फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन और आर्गन, प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, मतलब ये नाइट्रोजन और आर्गन जो गैसेस है ना, वो एक हमारे फिलामेंट की लाइफ में, लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है, प्रोलॉन्ग द लाइफ, ठीक है, याद रख लो। क्या मतलब कुछ ऐसे वर्ड अपने अल्फाज में, मतलब अपने दिमाग से जैसा तुमको याद आता है ना वैसा पढ़ लेना है, बस ये की पॉइंट को अच्छे से याद रख लो, कैसा याद रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अब फ्यूज देखो, इट इज सीरीज, इट इज कनेक्टेड in a series in a circuit that has high resistance and low melting point to protect the electric device from the heat developed by the flow of excessive current. It is short length of wire made by lead which melts and breaks the circuit and current exceeds 5 ampere to 35 ampere. फ्यूज का क्या काम है आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था शायद, राइट द फंक्शन ऑफ फ्यूज, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था क्या, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था शायद, ऐसा लग रहा है। देखो, अगर आपको कुछ भी फ्यूज आता है ना, मगर फ्यूज के बारे में है तो इतना आपको याद रखना है, अगर आपको फिलहाल बल्ब के बारे में पूछ रहा है तो आपको इतना सा लिखना है, हाँ? इतना सा लिखना है, अगर बल्ब के बारे में पूछ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको दोनों भी लिखना है, बल्ब और फ्यूज के बारे में आपको लिखना है। तो याद रख लो, बल्ब क्या हमारा सीरीज से क्या है कनेक्टेड है, और इन सर्किट के अंदर एक सीरीज से कनेक्टेड है, और हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, इसमें जो रेजिस्टेंस कैसे है वो हाई है और लो मेल्टिंग पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक डिवाइस, तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हीट डेवलप बाय द फ्लो ऑफ, मतलब कहाँ द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट। इट हैज शॉर्ट लेंथ ऑफ वायर मेड बाय लीड विच मेल्ट्स एंड ब्रेक्स, मेल्ट्स मतलब जो भी पिघलना है, ब्रेक्स द सर्किट इफ करंट अगर करंट इतना ज्यादा हो गया 5 एम्पियर टू 35, तो ये क्या है, मेल्ट और ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो याद रख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम नोट्स तो पढ़कर जाइए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आ ही जाता है, और जहां तक है मैं बोल सकता हूँ, फाइंड द पावर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, क्वेश्चन आया था ना, हाँ, फाइंड द पावर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में क्वेश्चन। ये तो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो प्रॉब्लम आया था, यहाँ तक 2 मार्क्स के लिए तो प्रॉब्लम आया था। अगेन यहाँ पर देखो, फाइंड द पावर, इसका तो पावर मालूम करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इसका रेजिस्टेंस कितना है बल्ब, ये तो आपको मालूम करना है, बट
पावरफुल है ना, पावर के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा जरूर। पावर, तो पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम, मतलब जितना भी अमाउंट है वो क्या है, एक यूनिट टाइम के हिसाब से, पर यूनिट टाइम के हिसाब से क्या करना, वर्क करना। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वैट। तो जहां पर भी तुमको पी दिखे है तो आपको याद रखना है डब्ल्यू को। हाँ, तो वन वैट में क्या था हमारा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इसमें पावर का फॉर्मूला क्या बेटा, वी इंटू आई, ये भी रख सकते हैं। नहीं तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर भी रख सकते हैं। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, तीन फार्मूले क्या आपको अच्छे से याद रखना है। P इक्वल्स टू, अगर आपको पावर मालूम करे तो V इंटू आई भी कर सकते हैं। देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको वो फार्मूला यहाँ पर उठाना पड़ता है। तो तीनों फार्मूले के आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैक्सिमम याद रखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर है तो आपको लिखना है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वैट, और वन वैट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ये तीनों फार्मूले अच्छे से याद रख लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो वैट आवर आया तो आप लिखना है 1 किलो वैट आवर में क्या है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल, 6